नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू विश्वकर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SSR सुपर क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, अब हम लोगों का जो अगला चैप्टर है वह है समास। तो अब हम लोग अगला अध्याय समास पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने काल ख़त्म कर चुका, काल और कारक। देखिए, अब जो है अगला अध्याय हम लोगों का है अध्याय 10। अध्याय 10 जो है वह है समास। देखिए, जो समास की परिभाषा पहले हम लोग जानेंगे। परिभाषा देखिए, जो हम लोगों का अगला अध्याय 10 है वह है समास। तो समास की परिभाषा जैसे है, समास की परिभाषा जैसे है, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो नया और सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा जो है, और जो आसान भाषा में बड़े बड़े शब्दों को या लाइनों को एक शब्द या छोटा शब्द बनाकर लिखना समास कहलाता है। आसान भाषा में बड़े बड़े शब्दों को या लाइनों को एक शब्द या छोटा शब्द बनाकर लिखना समास कहलाता है। तो ये जो हम इसकी परिभाषा जो है, इसकी परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो नया और सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। तो चलिए, अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक कि जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से, शब्दों के योग से तो इसकी परिभाषा जो है, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो नया शब्द, जो नया और सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। देखिए, जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो नया शब्द, योग से जो नया और सार्थक शब्द, जो नया और सार्थक शब्द जो नया और सार्थक शब्द बनता है, सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। उसे समास कहते हैं। देखिए, जो हम लोगों का अगला अध्याय 10 है, समास है। तो इसकी परिभाषा जो है, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो नया शब्द, जो नया शब्द, देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो नया और सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो नया शब्द जो नया और सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। देखिए, आसान भाषा में बड़े बड़े शब्दों को या लाइनों को एक शब्द या छोटा शब्द बनाकर लिखना समास कहलाता है। देखिए, जो समास का शाब्दिक अर्थ है, समास का शाब्दिक अर्थ है समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण करना। ये समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण करना। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तीकरण करना।
तो देखिए जो संक्षिप्तीकरण मतलब इसका अर्थ है बड़े शब्दों को छोटा करना। देखिए संक्षिप्तीकरण का अर्थ है इसका अर्थ जो है बड़े शब्दों को छोटा करना। ये जो संक्षिप्तीकरण का अर्थ है बड़े शब्दों को छोटा करना। तो ये देखिए अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए इसका उदाहरण जो है माखन चोर। देखिए इसका जो उदाहरण है माखन चोर। देखिए दूसरा उदाहरण जो हवन सामग्री। देखिए इसका उदाहरण है माखन चोर। देखिए माखन को चुराने वाला। देखिए माखन चोर मतलब माखन को चुराने वाला। माखन को चुराने वाला। देखिए दूसरा जो है हवन सामग्री। तो देखिए हवन के लिए सामग्री। हवन के लिए सामग्री। देखिए जो है हवन के लिए सामग्री। देखिए जो अगला है चौराहा। देखिए इसका अगला उदाहरण जो है चौराहा। देखिए अब इसका जो अर्थ है चार राहों का समाहार। देखिए जो चार राहों का समाहार। देखिए जो चौराहा चार राहों का समाहार। देखिए जो अब अगला टॉपिक है वह है समास की प्रक्रिया में बना शब्द सामासिक शब्द या सामासिक पद कहलाता है। समास की प्रक्रिया में बना शब्द। देखिए जो समास की प्रक्रिया में समास की प्रक्रिया में बना शब्द समास की प्रक्रिया में बना शब्द सामासिक शब्द या सामासिक पद कहलाता है। समास की प्रक्रिया में बना शब्द सामासिक शब्द या सामासिक पद कहलाता है। ये जो समास की प्रक्रिया में बना शब्द सामासिक पद या सामासिक शब्द कहलाता है। तो अगला देखिए जो है ये जो है सामासिक पद ही समास पद कहलाता है। सामासिक पद ही समस्त पद कहलाता है। ठीक, सामासिक पद ही सामासिक पद ही समस्त पद कहलाता है। समस्त पद कहलाता है। सामासिक पद ही समस्त पद कहलाता है और समस्त पद दो पदों से मिलकर बना है। देखिए जो है सामासिक पद ही समस्त पद कहलाता है और समस्त पद दो पदों से मिलकर बनता है।
कहलाता है और समस्त पद दो पदों से मिलकर बनता है। दो पदों से मिलकर बनता है। मिलकर बनता है। देखिए अब जो हम इसको एक बार दोहराते हैं और फिर मिटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हम लोगों का अगला अध्याय समास है, तो समास जो है इसकी परिभाषा जो है आसान भाषा में दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो नया और सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो नया और सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना। समास का जो है शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना। देखिए संक्षिप्तीकरण मतलब इसका अर्थ जो है बड़े शब्दों को छोटा करना। देखिए जो इसका उदाहरण है माखन चोर। माखन चोर जो माखन को चुराने वाला। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। देखिए इसका उदाहरण है माखन चोर, माखन को चुराने वाला। देखिए जो संक्षिप्तीकरण तो बड़े शब्दों को छोटा करना। देखिए माखन को चुराने वाला बड़ा शब्द है तो इसको छोटा इसे लिख सकते हैं माखन चोर। तो यह जो है समास हो गया और संक्षिप्तीकरण भी इसको कहते हैं माखन चोर। देखिए तो यह जो है माखन चोर देखिए छोटा शब्द है और जिसका जो बड़ा शब्द है माखन को चुराने वाला। ऐसे देखिए हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। और देखिए इसे तीसरा है चौराहा, चार राहों का समाहार। देखिए ऐसे और भी शब्द हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब देखिए जो है समास की प्रक्रिया में बना शब्द सामासिक शब्द या सामासिक पद कहलाता है। समास की प्रक्रिया में बना शब्द सामासिक शब्द या सामासिक पद कहलाता है। ये जो है दूसरा जो सामासिक पद ही समस्त पद है। सामासिक पद ही समस्त पद है। सामासिक पद ही समस्त पद कहलाता है और समस्त पद दो पदों से मिलकर बना होता है। समस्त पद जो है दो पदों से मिलकर बना होता है। देखिए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए जो अगला है समस्त पद दो प्रकार के होते हैं। समस्त पद जो है दो प्रकार के होते हैं। देखिए जो समस्त पद दो प्रकार के होते हैं। समस्त पद दो प्रकार का होता है। हैं देखिए इसका जो पहला है वह है पूर्व पद और दूसरा जो है उत्तर पद। देखिए पहला जो है पूर्व पद और दूसरा जो है उत्तर पद। देखिए जो समस्त पद दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है पूर्व पद और दूसरा जो है उत्तर पद। तो देखिए जो पूर्व पद है वह है पहला पद। पूर्व पद मतलब पहला पद। देखिए जो पूर्व पद उसका मतलब है पहला पद और जो उत्तर पद है बाद वाला पद। उत्तर पद मतलब बाद वाला पद। बाद वाला पद। देखिए जो है समास
समस्त पद दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है पूर्व पद, दूसरा जो है उत्तर पद। तो पूर्व पद मतलब पहला पद और उत्तर पद मतलब बाद वाला पद। देखिए जो समास में दोनों पदों को अलग करने के बाद दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है। समास में दोनों पदों को अलग करने के बाद दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है। देखिए जो समास में देखिए जो अब आगे है समास में दोनों पदों को अलग करने के बाद समास में दोनों पदों को अलग करने के बाद दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है। दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है। दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है। जो समास में दोनों पदों को अलग करने के बाद दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है। देखिए जैसे इसमें जैसे है, देखिए जैसे हो गया गंगा जल। देखिए जैसे है गंगा जल, तो देखिए इसमें जो गंगा है वह है पहला पद। देखिए इसमें से जो गंगा है गंगा जो है पहला पद। देखिए इसी को हम पूर्व पद कहते हैं, पूर्व पद। और देखिए इसमें से जल जो है बाद वाला पद। देखिए इसको जो है उत्तर पद कहते हैं। देखिए जैसे है गंगा जल, तो गंगा जल में देखिए गंगा जो है पूर्व पद है, इसको पहला पद कहते हैं, और जल जो है बाद वाला पद है, इसको उत्तर पद कहते हैं। देखिए इसे एक और शब्द है राजपुत्र। देखिए इसमें से जो राजपुत्र, इसमें से राज देखिए जो है राज, देखिए जो पहला पद है। और देखिए पुत्र जो है बाद वाला पद, बाद वाला पद जिसको उत्तर पद कहते हैं, उत्तर पद। और पहला पद जिसको पूर्व पद कहते हैं। देखिए जैसे हो गया देखिए इसमें से जैसे तो देखिए जैसे इसमें है गंगा, गंगा प्लस जल। देखिए इसमें से जो गंगा प्लस जल, देखिए गंगा जो है इसका अर्थ निकल रहा है, और जल जो है जल मतलब पानी। तो देखिए जो है गंगा है जो इसी को हम पूर्व पद कहते हैं। गंगा जो है इसी को पूर्व पद कहते हैं, पूर्व पद।
और देखिए जल जो है इसका अर्थ है पानी, तो इसको देखिए जो है उत्तर पद कहते हैं। ऐसे देखिए राजपुत्र है, देखिए राज प्लस पुत्र, कि राजपुत्र, तो देखिए जो इसमें से राज है वह है पहला पद, देखिए जो राज है वह जो है पूर्व पद, पूर्व पद मतलब पहला पद, और देखिए पुत्र जो है वह है उत्तर पद, उत्तर पद मतलब बाद वाला पद। चलिए एक बार हम इसको दोहराते हैं। समस्त पद दो प्रकार के होते हैं, समस्त पद जो है दो प्रकार के होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद मतलब पहला पद और उत्तर पद मतलब बाद वाला पद। देखिए जो समास में दोनों पदों को अलग करने के बाद दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है। समास में दोनों पदों को अलग करने के लिए दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है। तो देखिए गंगा जल, गंगा जल, तो देखिए इसमें से गंगा जो है वह हम नदी को कहते हैं गंगा, कोई भी नदी से गंगा नदी। वैसे देखिए गंगा जल, तो गंगा का देखिए अलग अर्थ निकल रहा है, और जल मतलब पानी। देखिए ऐसे जो राजपुत्र, देखिए जो राजपुत्र, देखिए राज जो है इसका अलग अर्थ निकल रहा है और पुत्र जो है इसका अलग अर्थ निकल रहा है। तो इसको हम लोग जोड़ के जैसे राजपुत्र, देखिए इसमें से जो राज जो है यह है पहला पद जिसको हम पूर्व पद कहते हैं। अब पुत्र जो है यह है बाद वाला पद, इसको उत्तर पद कहते हैं। देखिए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे जो है नोट, देखिए आगे जो है नोट, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, देखिए जो नोट है कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको तोड़ने पर उन दोनों शब्द का अर्थ नहीं निकलता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको तोड़ने पर उन दोनों शब्दों का अर्थ नहीं निकलता है। देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको तोड़ने पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको तोड़ने पर उन दोनों शब्दों का अर्थ नहीं निकलता, तोड़ने पर उन दोनों शब्दों का अर्थ नहीं निकलता। अर्थ नहीं निकलता। उन दोनों शब्द का अर्थ नहीं निकलता। नोट है कुछ ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पर उन दोनों शब्दों का अर्थ नहीं निकलता है। देखिए नहीं निकलता है, इसलिए इसलिए उसमें समास नहीं पाया जाता है, इसलिए उसमें समास नहीं पाया जाता है। समास नहीं पाया जाता है।
देखिए जो इसलिए उसमें समास नहीं पाया जाता है। इन्हें रूढ़ शब्द या असामासिक शब्द होते हैं। देखिए जो है इन्हें रूढ़ शब्द या असामासिक शब्द कहते हैं। इन्हें रूढ़ शब्द या असामासिक शब्द कहते हैं। असामासिक शब्द कहते हैं। असामासिक शब्द कहते हैं। नोट है, कुछ ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पर उन दोनों शब्दों का अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए उसमें समास नहीं पाया जाता। इसलिए जो उसमें समास नहीं पाया जाता इन्हें रूढ़ या असामासिक शब्द कहते हैं। देखिए इसका उदाहरण जो है देखिए जो इसका उदाहरण जैसे ईंट, घर, मकान, किताब। देखिए इसका उदाहरण जो है ईंट, घर, मकान, किताब इत्यादि। देखिए इसका उदाहरण ईंट, घर, मकान, किताब इत्यादि। इन शब्दों को तोड़ने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। इन शब्दों को तोड़ने पर इन शब्दों को तोड़ने पर इन शब्दों को तोड़ने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो इसका उदाहरण ईंट, घर, मकान, किताब इत्यादि। इन शब्दों को तोड़ने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे देखिए हो गया ई और प्लस ट। देखिए इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसे देखिए घ प्लस र इत्यादि। देखिए इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे देखिए आगे जो एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से असामासिक शब्द या रूढ़ शब्द छांटिए। देखिए एक प्रश्न है, देखिए एक प्रश्न है जो पेपर में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से असामासिक शब्द या रूढ़ शब्द छांटिए। देखिए निम्नलिखित में से असामासिक शब्द असामासिक शब्द या रूढ़ शब्द छांटिए। देखिए जो प्रश्न है वह पेपर में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से असामासिक शब्द या रूढ़ शब्द छांटिए। देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। देखिए इसका पहला ऑप्शन जो है वह है भला बुरा।
देखिए इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह है नवरात्र। देखिए इसका तीसरा ऑप्शन जो है वह है देखिए इसका जो चार ऑप्शन है इसमें पहला ऑप्शन है भला बुरा, दूसरा है नवरात्र और तीसरा जो है नीलकमल और चौथा देखिए जो है कुर्सी। तो देखिए इसका जो प्रश्न है निम्नलिखित में से असामासिक शब्द या रूढ़ शब्द छांटिए। इसका देखिए चार ऑप्शन है भला बुरा और दूसरा ऑप्शन है नवरात्र, तीसरा जो है नीलकमल और चौथा जो है कुर्सी। तो देखिए इसमें जो चौथा ऑप्शन सही है कुर्सी। देखिए इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए जो असामासिक शब्द या रूढ़ शब्द भी कह सकते हैं। चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बार इसको दोहरा लीजिए। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको तोड़ने पर उन दोनों शब्दों का अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए उसमें समास नहीं पाया जाता। इन्हें रूढ़ या सामासिक शब्द कहते हैं। उदाहरण ईंट, घर, मकान, किताब इत्यादि। इन शब्दों को तोड़ने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो जैसे देखिए इसमें है ई प्लस ट, देखिए इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसे घ प्लस र इत्यादि। देखिए अब जो एक प्रश्न है जो पेपर में पूछा हुआ है, तो देखिए जो है निम्नलिखित में से असामासिक शब्द या रूढ़ शब्द छांटिए। देखिए पहला जो है भला बुरा, दूसरा ऑप्शन जो है नवरात्र, तीसरा ऑप्शन जो है नीलकमल और चौथा ऑप्शन जो है कुर्सी। देखिए इसमें से जो चौथा ऑप्शन सही है कुर्सी, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जैसे देखिए कु प्लस सी, देखिए इसका देखिए कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए जो है असामासिक या रूढ़ शब्द भी कहते हैं हम इसको। देखिए अब हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके आगे हम लोग समास विग्रह पढ़ेंगे। देखिए अब जो हम लोगों का अगला टॉपिक हुआ है समास विग्रह। देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे समास विग्रह। समास विग्रह ये जो है समास विग्रह किसी भी संक्षिप्त पद जैसे माखन चोर को विस्तार रूप में लिखना। देखिए अभी जो समास विग्रह है किसी भी संक्षिप्त पद जैसे माखन चोर को विस्तार रूप में लिखना। किसी भी संक्षिप्त पद जैसे माखन चोर को विस्तार किसी भी संक्षिप्त पद जैसे माखन चोर को विस्तार रूप में लिखना।
विस्तार रूप में लिखना। ये जो समास विग्रह है, किसी भी संक्षिप्त पद जैसे माखन चोर को विस्तार रूप में लिखना कि माखन को चुराने वाला, लिखना कि माखन को चुराने वाला। देखिए, जो माखन को चुराने वाला, इसी को समास विग्रह कहते हैं कि माखन को चुराने वाला, इसी को समास विग्रह कहते हैं। इसी को समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह कहते हैं। देखिए, जो समास विग्रह किसी भी संक्षिप्त पद जैसे माखन चोर को विस्तार रूप में लिखना है कि माखन को चुराने वाला, इसी को समास विग्रह कहते हैं। या जो है या किसी संक्षिप्त पद को पूर्ण विस्तार से लिख देना ही समास विग्रह कहलाता है। या किसी संक्षिप्त पद को पूर्ण विस्तार से लिख देना ही समास विग्रह कहलाता है। ठीक, या किसी संक्षिप्त पद को पूर्ण विस्तार से लिख देना, संक्षिप्त पद को पूर्ण विस्तार से लिख देना, विस्तार से लिख देना। या किसी संक्षिप्त पद को पूर्ण विस्तार से लिख देना ही समास विग्रह कहलाते हैं। लिख देना ही समास विग्रह कहलाते हैं। समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाते हैं। देखिए, इसका उदाहरण जो है, देखिए अब उदाहरण, जो उदाहरण है, देखिए जो इसमें से पहले हम लोग 2 कॉलम बनाएंगे, उसमें से एक समास रहेगा और दूसरा जो समास विग्रह। देखिए इसमें से समास और दूसरा जो समास विग्रह। देखिए, अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। देखिए, अब जैसे है इसमें सप्ताह, तो देखिए जो समास, ये समास, इसको जो हम संक्षिप्त पद भी कहते हैं, संक्षिप्त पद। समास को संक्षिप्त पद भी कहते हैं। तो देखिए इसमें जो सप्ताह है, 7 दिनों का समूह, इसका समास विग्रह हो जाएगा 7 दिनों का समूह। 7 दिनों का समूह। सप्ताह देखिए जो समास है, संक्षिप्त पद कहते हैं, और इसका जो समास विग्रह हो जाएगा 7 दिनों का समूह। अगला देखिए जो उदाहरण हुआ है चंद्रमुखी। देखिए अगला उदाहरण जो चंद्रमुखी,
ये इसका अगला उदाहरण है चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख। देखिए जो है चंद्रमुखी, देखिए समास है, इसका समास विग्रह हो जाएगा चंद्रमा के समान मुख। देखिए चंद्रमा के समान मुख। देखिए जो चंद्रमा के समान मुख। अब देखिए अगला उदाहरण जो है दशानन, दशानन। देखिए जो दशानन वह समास है, जिसको हम लोग संक्षिप्त पद भी कहते हैं। और देखिए इसका जो समास विग्रह हो जाएगा दस आनन वाला। तो देखिए जो इसका जो समास विग्रह हो जाएगा 10 आनन वाला। देखिए अब जो देखिए अगला जो उदाहरण है वह है राजपुत्र, और दूसरा जो है त्रिलोक। देखिए जो राजपुत्र और त्रिलोक है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, क्योंकि राजपुत्र और त्रिलोक जो है समास है, तो इसका समास विग्रह जो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखिए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि राजपुत्र और त्रिलोक का समास विग्रह क्या होगा। तो देखिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे हिंदी भाषा के अनुसार समास के भेद। देखिए अब जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है हिंदी भाषा के अनुसार समास के भेद। देखिए अब हम लोग समास के भेद पढ़ते हैं। देखिए अब आगे जो है हिंदी भाषा के अनुसार समास के भेद। देखिए जो हिंदी भाषा के अनुसार समास के भेद। समास के भेद। देखिए हिंदी भाषा के अनुसार समास के भेद, तो हिंदी भाषा के अनुसार समास के जो 6 भेद होते हैं। देखिए जो इसके 6 भेद हैं। देखिए इसके जो 6 भेद हैं। देखिए जो पहला भेद है द्विग समास, दूसरा भेद है कर्मधारय समास, और तीसरा भेद है द्वंद्व समास, और चौथा भेद है अव्ययी भाव समास, और पांचवा भेद जो है तत्पुरुष समास, और छठवां भेद जो है बहुब्रीहि समास। तो आइए जो हम लोग का पहला भेद जो है द्विग समास। देखिए इसका पहला भेद जो है द्विगु समास। इसका जो पहला भेद वह है द्विग समास, इसको हम लोग द्विगुण भी कह सकते हैं। समास। देखिए अब जो इसका दूसरा भेद है
देखिए अब जिसका दूसरा भेद हुआ है कर्मधारय समास। दूसरा भेद जो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। तीसरा जो है द्वंद्व समास। तीसरा जो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको द्वंद्व जो ऐसे भी लिखा रहता है, अगर वह भी द्वंद्व समास होगा। समास कि द्विगुण ऐसे भी लिखा रहता है, द्विग समास ऐसे भी लिखा रहता है, ऐसे भी। ऐसे देखिए द्वंद्व समास जो है ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए अब इसके जो यह है द्वंद्व समास, इसका तीसरा भेद है। अब इसका चौथा भेद देखिए। अब इसका चौथा भेद जो अव्ययी भाव समास। देखिए जो चौथा भेद है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। देखिए इसका पांचवा भेद जो है वह है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। देखिए इसका पांचवा भेद जो है तत्पुरुष समास। और देखिए जो छठा भेद वह है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। देखिए इसका छठवां भेद जो है बहुव्रीहि समास। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण देखते हैं। चलिए अब हम जो पहला है द्विग समास, अब इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण एक एक करके हम लोग 6 भेद को पढ़ेंगे। चलिए हम इसको मिटाते हैं और जो है पहला द्विग समास के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अब जो हम लोगों का है पहला भेद वह है द्विग समास। द्विग समास। देखिए जो पहला है द्विग समास। द्विग समास वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो और उत्तर पद प्रधान हो। देखिए वह समास जिसका पहला पद वह समास जिसका पहला पद या इसको पूर्व पद भी कहते हैं। देखिए द्विग समास जो वह समास जिसका पहला पद जिसको पूर्व पद भी कहते हैं, पहला पद और संख्यावाची होता है। देखिए इसका जो पहला पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची। देखिए जो वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो और उत्तर पद संख्यावाची हो और उत्तर पद जो है प्रधान हो। देखिए उत्तर पद को बाद वाला पद कहते हैं। बाद वाला पद जिसका उत्तर पद प्रधान हो।
ये द्विग समास वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो और उत्तर पद प्रधान हो। देखिए अब जो है द्विग शब्द का शाब्दिक अर्थ जिसके पास दो गाय होता है। देखिए द्विग शब्द का शाब्दिक अर्थ जिसके पास दो गाय हो। देखिए जो द्विग समास वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो और उत्तर पद प्रधान हो। तो देखिए जो इसमें से देखिए द्विग शब्द का शाब्दिक अर्थ, द्विग शब्द का शाब्दिक अर्थ शाब्दिक अर्थ बराबर जिसके पास दो गाय हो, जिसके पास दो गाय हो। देखिए जो द्विग शब्द का शाब्दिक अर्थ जिसके पास दो गाय हो। देखिए अब इसका उदाहरण जो है, अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए अब इसका उदाहरण जो है द्विग समास और समास विग्रह। देखिए जो है द्विग समास, द्विग समास जो समास विग्रह। ये जो द्विग समास और समास विग्रह। तो देखिए इसके उदाहरण जो है नवरात्रि। देखिए इसका उदाहरण जो है द्विग समास का नवरात्रि। देखिए जो है नवरात्रि, नवरातों का समूह, इसका समास विग्रह हो जाएगा नवरातों का समूह, नवरातों का समूह। नवरातों का समूह। तो देखिए इसमें जो प्रथम पद नव जो है वह जो, देखिए इसमें से देखिए इसका उदाहरण जो द्विग समास समास विग्रह। तो देखिए नवरात्रि। तो देखिए इसमें से जो नव है वह है पूर्व पद, पूर्व पद, और देखिए रात्रि जो है उत्तर पद। देखिए उत्तर पद। तो देखिए इसका समास विग्रह हो जाएगा नवरातों का समूह। तो देखिए इसमें जो है द्विग समास में जो है वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो, वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो। तो देखिए यहाँ जो है नवरात्रि, में देखिए नवरातों का समूह। देखिए यहाँ नव जो है वह एक संख्या है, ये नव जो संख्या है, और रातों का समूह यह जो है उत्तर पद है, जो इसमें उत्तर पद प्रधान हो। देखिए इसलिए यह द्विग समास है। तो देखिए ऐसे और उदाहरण है जैसे चौराहा। देखिए जैसे अगला उदाहरण है चौराहा। देखिए इसका अगला उदाहरण है चौराहा। देखिए इसे चार राहों का समूह। देखिए इससे हो जाएगा चार राहों का समूह। चार राहों का समूह चौराहा। देखिए ऐसे इसमें भी है चार राहों का समूह चौराहा। देखिए इसमें जो है
ये देखिए वह समाज जिसका पहला पद संख्यावाची, वह समाज जिसका पहला पद संख्यावाची, जिसमें इसमें संख्या में देखिए यह 4 आ गया, तो इसका जो पहला पद संख्यावाची है और उत्तर पद जो है प्रधान है। देखिए इसमें जो, तो इसलिए जो द्विगु समास हो गया। तो देखिए ऐसे ही और शब्द हैं, जैसे हो गया त्रिवेणी, त्रिलोक। देखिए जैसे हो गया त्रिवेणी, त्रिलोक, जैसे त्रिवेणी, त्रिलोक, अठन्नी इत्यादि। तो देखिए अब हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे जो है नोट, नोट में देखिए क्या है। देखिए नोट जो है ऐसी संख्या जो अकेले एवं जिनके अंत में शून्य आते हो, ऐसी संख्या जो अकेले एवं जिनके अंत में शून्य आते हो उसे द्विगु समास कहते हैं। देखिए ऐसी संख्याएं देखिए नोट जो है ऐसी संख्याएं जो अकेले एवं जिनके अंत में शून्य आते हो, संख्याएं जो अकेले एवं जिनके अंत में शून्य आते हो। ये नोट जो ऐसी संख्याएं जो अकेले एवं जिनके अंत में शून्य आते हो उसे द्विगु समास कहते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। कि उसे द्विगु समास कहते हैं। तो जैसे देखिए इसमें हो गया देखिए जैसे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए जैसे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए जैसे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30। देखिए 10 20 30 1000 इत्यादि। देखिए नोट में जो है ऐसी संख्याएं जो अकेले एवं जिनके अंत में शून्य आते हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 1000 इत्यादि। देखिए जो अब नोट दूसरा जो है, देखिए दूसरा जो है 10 व 20 व अन्य सभी संख्याओं के बीच में जो 2 अंक की संख्या आएगी। देखिए 10 व 20 देखिए 10 व 20
व 10 व 20 अन्य सभी संख्याओं के बीच में अन्य सभी संख्याओं के बीच में जो 2 अंक की संख्या आएगी, जो 2 अंक की संख्या आएगी ये जो 10 व 20 व अन्य सभी संख्याओं के बीच में जो 2 अंक की संख्या आएगी उसे रुक जा। देखिए जो 10 व 20 व अन्य सभी संख्याओं के बीच में जो 2 अंक की संख्या आएगी उसे द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए संख्या आएगी इसमें द्वंद्व समास होगा। देखिए इसमें द्वंद्व समास होगा। देखिए जैसे देखिए 11, 12, 22, 25, 42, 45 इत्यादि। 11, 12, 22, 25, 42 इत्यादि। देखिए एक बार हम इसको दोहराते हैं। नोट: ऐसी संख्या जो अकेले एवं जिनके अंत में शून्य आते हैं उसे द्विघ समास कहते हैं। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20। तो देखिए इसके बीच में जो जैसे 11, 12, 13, 14 हो गया, वह जैसे 2 अंक रहेंगे तो वह देखिए जो द्वंद्व समास होता है। तो देखिए 1000 इत्यादि। दूसरा जो 10 व 20 व अन्य सभी संख्याओं के बीच में जो 2 अंक की संख्या आएगी उसमें द्वंद्व समास होगा। जैसे हो गया 11, 12, 22, 25, 42 इत्यादि। तो देखिए द्वंद्व समास जो हम लोग आगे जो है विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।